हमने पिछले क्लास में वी स्टार्टेड ऑफ विद द चैप्टर ऑफ मनी। आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे एंड वी आल्सो ट्राई कि इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको भी अपन रैप अप कर दें। ठीक है, तो अपन मनी एकदम सिंपल चैप्टर है। आप लोग के बैच में अभी तक हमने जो नेशनल इनकम की बात करें तो अभी तक हमने सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड तक किया है। ठीक है, हमारा प्रैक्टिस और नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी वाला पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, मनी के ऊपर। मनी का क्या है डेफिनेशन, याद है आप लोग को डेफिनेशन? एक्चुअली में देखा जाए तो एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है नहीं यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, अलग अलग फीचर्स जो थे ना उसी से क्या निकाला मुझे बताइए आप लोग। मनी के बारे में बताया, क्या क्या चार चीज। सबसे पहला क्या बताया मैंने, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि नॉर्मली इसे हर कोई इंसान जो है एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे 500 रुपए का नोट निकालो और देने की कोशिश करूं, कोई ना करने वाला है यहाँ पे? नहीं ना, बिकॉज इट इज जनरली एक्सेप्टेड। आपको लगेगा कि यार ये तो काम में आ ही जाएगा। तो अगर मैंने किसी को दिया तो ये अल्टीमेटली आप किसी भी जनरल इंसान अगर इंडिया में है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। नंबर टू क्या बोला मैंने, इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। कोई भी सामान आपका हो, ठीक है, आप उसको मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मनी। ठीक है, फिर नंबर थ्री क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। जो पहले इशू था ऑफ बार्टर सिस्टम कि अगर आप लोग कोई सामान जो है ऐसे नेचर में रख रहे हो जैसे कि कोई पेरिशेबल नेचर का हो। जैसे एग्जांपल आपको याद है ना, कद्दू का एग्जांपल दिया था मैंने। एक जन था कद्दू डिलीवर, कद्दू वाला, और एक था पपीता वाला। अब कद्दू वाला को पपीता से सिंक करना, पहला बात। पपीता जो है खराब ना हो जाए। पपीता को आप देखा ना, पहले ऐसे रहता है फिर ऐसे होता है फिर, ठीक है ना? तो वैसा पपीता जो है वो पपीतू नहीं हो जाए और कद्दू जो है कद्दा नहीं हो जाए, उसके पहले तक आपको ट्रांजैक्शन को क्या करना होगा, पूरा करना पड़ेगा। तो ये बड़ा डिफिकल्ट सिस्टम था, बट मनी का फायदा क्या है, आप इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। और अब विद द इंट्रोडक्शन एंड विद द इम्प्लेंट ऑफ ई मनी, क्या पता और भी इसको आप काफी समय तक, मतलब मे बी इनडिफिनिट पीरियड तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। नंबर फोर क्या है मुझे बताइए, इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ एफर्ट पेमेंट। यानी कि मनी आने से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि सामान चाहे आप आज ले लो, उसका पेमेंट चाहे आप बाद में फ्यूचर में कभी भी कर देना, यानी कि आपका पेमेंट जो है वो अपन डेफर कर सकता है, यानी कि पोस्टपोन कर सकते हैं। तो चार चीज बताया मैंने, क्या क्या बताया आपको, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नंबर टू मेजर ऑफ वैल्यू, नंबर थ्री स्टोर ऑफ वैल्यू, नंबर फोर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बिफोर गोइंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ मनी, आइए कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। नंबर वन, लीगल टेंडर मनी, और एक है नॉन लीगल टेंडर मनी। किसी को याद है लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी? जिससे अपन लोग लीगली पेमेंट कर सकता है फॉर द डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। यानी कि इंडिया में भारत सरकार ने बोला है कि आप पूरे देश में इस करेंसी को इस्तेमाल कर सकते हो और कोई इसको ना नहीं कर सकता, उसे हम बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। जैसे एग्जांपल ये वाला जो 100 रुपए का नोट अभी मैंने निकाला आप लोग के सामने, ये क्या हो गया इंडिया में अभी एक लीगल टेंडर है, क्योंकि इसमें खुद गवर्नर साहब ने साइन किया है और बोला है कि देखो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर किसी ने ना किया ना तो मैं इसका वर्थ आपको कितना दूंगा, 100 रुपए दूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा मनी हो गया आपका, लीगल टेंडर, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने बोला, कोई इसको ना इंडिया में नहीं कर सकता। हाँ, आप इंडिया के बाहर गए, आप दुबई में गए, आप दुबई में 100 रुपए का नोट चलाने की कोशिश कर रहे हो, वो अलाउड है क्या? नहीं, बट इंडिया में यू हैव इट इज लीगली बाइंडेड। इसके जगह अगर मान लो इसने एक ड्राइंग बनाया, ठीक है, और यहाँ पे 100 रुपीज लिख दिया, तो आप मुझे बताइए क्या आप वो जनरली एक्सेप्टेड है? दी आंसर इज व्हाट, नो। तो वो लीगल टेंडर होगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल आता है। अब लीगल टेंडर भी दो टाइप का होता है, एक है आपका लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड टेंडर की बात करो तो वो क्या आता है आपका, कॉइन्स इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड लीगल टेंडर, क्योंकि वो एक अमाउंट तक, एक फिक्स्ड अमाउंट तक आप उसको यूज कर सकते हो। एग्जांपल अगर 1 रुपी कॉइन की बात करूं मैं, तो वो 1000 रुपया तक का ट्रांजैक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि उसके ऊपर वो लीगली बाउंड नहीं दूसरा इंसान। अरे आपने 1 रुपए का कॉइन दिया, दूसरा इंसान 2000 कॉइन एक्सेप्ट कर लिया, वो उसका मन है, बट लीगली बाउंडेड कितना है वो, 1000 रुपया तक ही है। इसको बोलते हैं अपन लिमिटेड लीगल टेंडर। और अनलिमिटेड टेंडर का एग्जांपल क्या है, कैश हो गया आपका, ये आपको चाहे कितना ही पेमेंट कर रहा हो आप कर लो,
और लेने वाला जो है बिंदास तरीके से एक्सेप्ट भी कर लेगा। इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। क्लियर है बढ़िया से? कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ तक? एकदम इजी लग रहा है आप लोगों को बढ़िया से? नंबर 2 क्या है? नॉन लीगल टेंडर। साहब इसको अपन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज तो करते हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से ये जनरली एक्सेप्टेड नहीं है। एग्जांपल हो गया फ्लिपकार्ट मनी, पेटीएम मनी, क्रेड मनी, चेक हो गया, ऑर्डर्स हो गया। ये सारे लीगल टेंडर नहीं है। आप चाहो तो ना भी कर सकते हो, और बहुत बार अपन इस्तेमाल भी कर लेते हैं। जैसे अगर किसी ने क्रेडिट यूज किया होगा, तो मान लो मुझे कोई बिल पेमेंट करना है 5,000 रुपए का, और मेरे पास क्रेडिट मनी पड़ा हुआ है 20 रुपया, तो मैं क्या उससे कट कर सकता हूँ अपना पेमेंट? क्योंकि वो एक्सेप्ट हो रहा है, मर्चेंट उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो भैया वो कर सकता है। बट वो जो क्रेडिट मनी है वो क्या है? नॉन लीगल टेंडर मनी। आपने फ्लिपकार्ट देखा होगा, फ्लिपकार्ट मनी क्या करते हो, कुछ ऑर्डर करते हो, मान लो आपने फ्लिपकार्ट वो जाता है ना, फ्लिपकार्ट को क्विकली क्या बोलते हैं, जो फटाफट ऑर्डर करते हैं 10 मिनट वाला? उसका तो कोई नाम नहीं रखा है ना शायद वो लोग, जैसे इंस्टामार्ट रखा है वैसे रखा नहीं ना लोग। ठीक है, जो फ्लिपकार्ट पे आप अगर फटाफट कुछ मंगवाया, तो आप देखिएगा उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके पेमेंट में। आप जब फ्लाइट टिकट्स बनाते हो, तो भी उस कॉइन्स को इस्तेमाल कर लेते हो आप लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नॉन लीगल टेंडर मनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि भैया अगर मान लो किसी ने फ्लिपकार्ट मनी लेने से मना कर दिया, तो क्या आप गवर्नमेंट के पास कंप्लेन करने जा सकते हो क्या कि ये ले नहीं रहे रुपया? द आंसर इज व्हाट, नो। बट वही अगर इस किसी ने मनी या हमारे जो रुपए हैं उसको लेने से मना कर दिया, तो क्या मैं कंप्लेन कर सकता हूँ? द आंसर इज व्हाट, यस। चलेगा? एंड व्हाट इज बैंक मनी? व्हाट इज बैंक मनी? आप सबका बैंक अकाउंट है। अभी के टाइम में तो आई थिंक इट्स एवरीबॉडी इज मैंडेटरी हो गया कि बैंक अकाउंट होगा आपका। आप बैंक में पैसे रखते हो, क्या वो पैसा आप कभी भी अपने हिसाब से विड्रॉ कर सकते हो या नहीं? बेस्ट एग्जांपल इज यूपीआई। आप क्या कर रहे हो यूपीआई में? आप एक बैंक वाले को बोल रहे हो कि भैया मेरा 40 रुपया निकालो और इसके खाते में डाल दो, तो इट इज पेबल ऑन डिमांड और नॉट, वेन एवर यू वांट यू कैन पे इट। इसे क्या बोलते हैं अपन? बैंक मनी। क्या बोलते हैं इसको? बैंक मनी। जो डिमांड डिपॉजिट, इसलिए इसको डिपॉजिट को क्या बोलते हैं अपन? डिमांड डिपॉजिट्स। ये जो सेविंग्स अकाउंट में आप पैसे रखते हो ना, उसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि इसे हम जब चाहे ऑन डिमांड निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। चलेगा बिल्कुल? यहाँ तक मुझे बताइए आपको। ये भी जो है एग्जाम्पल है नॉन लीगल टेंडर मनी है। ठीक है, चलेगा बिल्कुल? यहाँ तक मुझे बताइए, पक्की बात? कोई दिक्कत तकलीफ? नेक्स्ट, अब 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ये दोनों का सवाल को आपको स्मार्टली टैकल करना पड़ेगा। नो डाउट कि आज के डेट में क्वेश्चंस जनरली इस टाइप का आता नहीं है कि फंक्शंस ऑफ मनी बताइए, या मनी के आने की वजह से पहले का जो सिस्टम था उससे कैसे बेटर है, उसके बारे में आजकल सवाल पूछता नहीं है उतना। ठीक है, बट फॉर सेफर साइड मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग 2 आंसर्स फॉर यू ऑल, 2 आंसर्स याद नहीं करके मैंने आपको कोशिश किया है कि एक ही कंटेंट में मैं दोनों पॉइंट कवर कर लूं। पहला, फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी के फंक्शंस क्या क्या है। दूसरा, ये कैसे बेटर है फ्रॉम द सी टू सी इकोनॉमी। सी टू सी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो कौन सा इकोनॉमी है? बी टू सी इज बिजनेस टू कस्टमर हो गया, और बी टू बी क्या हो गया? बिजनेस टू बिजनेस हो गया। मतलब अभी अपन कैश इकोनॉमी में है, और पहले का सिस्टम था आपका सी टू सी इकोनॉमी, यानी कमोडिटी के अगेंस्ट कमोडिटी इकोनॉमी। तो हाउ इट इज बेटर देन द बार्टर सिस्टम, जिसको अपन बहुत पॉपुलरली बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है? मनी के आने की वजह से सबसे बड़ा फायदा क्या है आपका? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई मनी जो है वो एक्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड, चाहे आप कुछ भी सामान परचेज कर लो, चाहे आप कोई भी सर्विस अवेल कर लो, आप सब जगह मनी का इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं? एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। द आंसर इज व्हाट, यस। मनी हैज द क्वालिटी ऑफ व्हाट? अंडरलाइन कर लीजिए अगर बुक लाया तो आप लोग। मनी हैज द क्वालिटी ऑफ व्हाट? इट हैज द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस, यानी कि कोई भी ना उसे नहीं कर सकता, ये जनरली एक्सेप्टेड रहता है। बात समझ में आया आपको? तो पहला चीज क्या है इसमें? सबसे पहले, इट इज यूज्ड फॉर द पेमेंट्स ऑफ व्हाट? ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। एंड नंबर 2 क्या बोला मैंने? इट हैज द क्वालिटी ऑफ व्हाट? जनरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब आप लोग सुनो ना मेरा बात को, आप फंक्शंस में ही थर्ड पॉइंट को ऐड कर सकते हो। और अगर मैं बोलूं कि ये कैसे फायदा दिया फ्रॉम बार्टर सिस्टम, वो भी किससे आएगा? पॉइंट नंबर 3 से। क्या लिखा हुआ है? इट हैज रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ
वर्ड्स। क्या लिखा हुआ है देखो ना, इतना इंग्लिश टफ लिख दिया, क्या लिखा है? लैक ऑफ। इसका मतलब क्या है? जो तुमको चाहिए वो मेरे को भी चाहिए हो सकता है, उसी वक्त तुमको जो बेचना है वो मेरे को चाहिए हो सकता है, और हम जो बेच रहे हैं वो तुमको चाहिए होना सकता है। आप इसको रिलेशनशिप से अप्लाई वो कर लो, अप्लाई कर लो, तो आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। जो तुमको चाहिए दूसरे वाले पार्टनर से, वो उसको देने के लिए तैयार होना चाहिए। सही बात है ना? तुमको चाहिए कमिटमेंट, वो बोल रहा है नहीं यार अभी हम सीरियस कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, बन पाएगा रिलेशनशिप? नहीं बन पाएगा। तुमको चाहिए, तुम बोल रहा है कि यार अभी तो मेरे को 12th में फोकस करना, हमको आई डोंट वांट एनीथिंग सीरियस राइट नाउ, वो बंदा बिल्कुल सीरियस है, बैठ पाएगा? नहीं। ऐसा डिमार्केचर चाहिए आपको, लिटिल एलियन कॉन्सेप्ट फॉर यू, बट स्टिल ठीक है, कि अगर कैसे बोले कि वो इंसान जो है उसको भी एग्जैक्टली वही रिक्वायरमेंट है जो दूसरा वाला इंसान को है। वो बोलेगा देखो हम एकदम सीरियस रिलेशनशिप में है, आज तुम गुवाहाटी में रहो, जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ, तुम चाहे मुंबई चला जाओ, तुम चाहे बैंगलोर चला जाओ, ठीक है, हम तुम्हारे साथ है। और वाइस वर्सा भी क्या बोलेगा, ठीक है हमको भी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? डबल कोइंसिडेंस ऑफ। ठीक है, कभी आज तक कोई रिलेशनशिप में फॉल करे, अभी के बाद में क्या बोलोगे आप लोग? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल आता है, मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, तो इट इज नोन एज इस बार्टर सिस्टम में इशू क्या था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। अरे भाई वो जो बेचेगा वो हमको चाहिए जरूरी है क्या? और जो हम बेच रहे हैं उसी वक्त उसको चाहिए क्या? द आंसर इज व्हाट? नो। तो ये बहुत बड़ा इशू था। ठीक है, कौन सा? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और ये कौन सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम? मनी ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्योंकि सारे एक्सचेंजेस अभी किसके फॉर्म में हो सकते हैं? मनी के फॉर्म में। सुनो ना, हम क्या बोल रहे हैं, ये मनी का नोट्स बनवाना है, ये हो जाएगा ना बुक से? इससे और संदीप से मैनेज कर लोगे ना? जैसे नेशनल इनकम में तो अपन ने कई सारी चीज लिखवाया आप लोगों को क्योंकि उसमें जरूरत था, इस पे समझती नहीं। ठीक है, इस पे समझती नहीं। चलेगा मैडम? क्लियर है बढ़िया से? हाँ, इससे केस बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे। मैं करवाऊंगा अभी। हाँ साहब, वेटेज अराउंड 5 मार्क्स। ठीक है, ज्यादा मार्क्स का नहीं है, बट अभी रिसेंटली थोड़ा 2-3 अटेम्प्ट से थोड़ा पॉपुलर हो गया चैप्टर, पता नहीं क्यों। ठीक है, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गया, फंक्शंस ऑफ मनी, उस टाइप से ज्यादा पूछने लग गया है लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है मुझे बताइए आप लोग? मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब कि आप कोई भी चीज को एक कॉमन डिनोमिनेशन से अगर कन्वर्ट कर सके तो वो कौन सा है? मनी है। बिकॉज मनी वर्क्स एज अ, क्या लिखा हुआ है साहब? कॉमन डिनोमिनेशन, जिससे आप सभी सामानों का वैल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो अभी क्या होता है, अब मान लो आपको मैं सामान बोलूं, ऐसे बोलता है ना कभी कभी, अगर कोई फैंसी जाता है तो फैंसी में अगर आपको फल का दुकान में आप जाते हो तो लोग बोलता है ना कि भैया 1 दर्जन का इतना रुपया लगेगा, ठीक है, या फिर 5 किलो लोगे तो इतना लेंगे। उसको आप क्या बोलते हो कभी कभी? भैया 1 किलो में बताओ ना, एक पीस का बताओ ना। यानी कि आप कोई सामान का वैल्यू को अपने मिनिमम क्वांटिटी यानी कि एक सिंगल यूनिट तक लेकर आ सकते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइस। प्राइस ऑफ वन बनाना, प्राइस ऑफ वन मैंगो, ये क्या हो गया आपका? रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिंगल यूनिट। बात समझ में आया क्या? पक्का बढ़ेगा। जैसे मान लो आपको मैंने, आप नीचे आए एडमिशन के लिए, आपने बोला भैया उन्होंने बोला सर क्या है, तो उन्होंने बोला देखो अगर आप अकाउंट्स लेते हो, इको लेते हो, मैथ्स लेते हो तो इतना रुपया लगेगा। एक ऑप्शन है आपके पास, ऐसे भी खरीद सकते हो। दूसरा ऑप्शन आप क्या बोलते हैं, नहीं नहीं भैया हमको एक सब्जेक्ट चाहिए, ये एक सब्जेक्ट का प्राइस कितना होगा? इसको क्या बोलेंगे? सिंगल यूनिट तक आप लेकर आ गए, उसे हम बोलते हैं प्राइस। बात समझ में है? it becomes easy to find out the exchange ratios between them and comparing their prices. It becomes easy। अगर एक समान मान लो दो आपका मैंगोज है, एक अल्फांसो है एक दूसरा ब्रांड है, तो आप कंपेयर कर सकते हो ना कि इसका एक पीस का कितना प्राइस है और दूसरे का कितना प्राइस है। कॉमन सेंस वाला पॉइंट, जैसे कोई रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को अभी हम। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस जो रोज करता है आप। ठीक है, नेक्स्ट। आप बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल क्या देखो ना, अरे आज की डेट में मॉडर्न एग्जांपल, आप जब भी कुछ जोमेटो से ऑर्डर करते हो, मुझे बताओ किस, एकदम इज्जत से बताना, चाहे आपके पास किसी का भी प्लान हो, चाहे आपके पास स्विगी वन हो, चाहे जोमेटो गोल्ड हो, आप दोनों का खोलते हो नहीं खोलते हो? मुझे बताइए बताइए। हाँ, आपने प्राइस, आपको पता सबसे सस्ता मिल रहा है, आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है 100 रुपया ऑफ, फिर क्या बोलता है, क्या पता स्विगी मेरा चाचा का बेटा का ही है, थोड़ा सा और कम कर दे। करता है नहीं करता? दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज, यहाँ पे मुझे चाहिए पालक पनीर, यहाँ पे मुझे चाहिए पालक पनीर। कौन ऑर्डर करता है पता नहीं पालक पनीर ऑनलाइन, बट करता है जो भी इंसान। अरे तविशा जी आप इसमें भी लेट, तन्विशा जी क्या बात है, ठीक है मानना पड़ेगा ऑनलाइन में लेट हो गया हो, तो आप बारिश के चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत आ गया होगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे भी कंपेयर किया, यहाँ भी कंपेयर किया, कैसे किया आपने? एक प्लेट इसका कितना लगेगा? एक प्लेट
इसमें कितना लगेगा? ये कंपैरिजन किसकी वजह से अपन कर पाया? मनी की वजह से, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, हेंस इट इज रिगार्डेड एज व्हाट? इसको इसको मार्क करके कर दो ना एक बार के लिए, ये वाला पॉइंट को, ये वाला पॉइंट को कर दो ना। मनी हेल्प्स इन व्हाट? कैलकुलेटिंग द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को मार्क कर लो। सुनो मेरी बात को, कौन कौन लोग बाहर गया हुआ है घूमने के लिए इंडिया के बाहर? ओके, कहाँ कहाँ गया हुआ है? बहुत जल्दी नहीं चला गया तुम थाईलैंड? नहीं नहीं, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। बोलो। ये बढ़िया जगह गया, बढ़िया लगा। दुबई। भूटान भी बढ़िया जगह है। अरे ये दिखा रहा है अब अमीर है। ऑनर वाले लोग कोई है या तुम एक्चुअली तुम लोग तो खैर कैसे पहुंचा होगा तुम लोग अभी? बारिश के चक्कर में कहाँ जा पाएगा तुम लोग कहीं? ठीक है, तो अब मैंने दुबई जब गया था, ठीक है, तुम जब गया था दुबई, बाकी लोग जब दुबई गया था, तो आप मुझे बताओ ये आप करता है नहीं करता? जो भी सामान आपको दिखता है, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट करते हो या नहीं करते हो कि यार इसमें इंडियन रुपीस में कितना आएगा? और आईफोन तो खरीदने का तो जन्म से अधिकार होता है अपना कि वहां जाके दुबई में वो तो खरीदेगा ही, आईफोन तो खरीदेगा ही, प्रो मॉडल तो एक तो लेकर आएगा ही। चाहे खुद के लिए लेके आओ, चाहे कोई तो दूर का रिलेटिव अचानक से इतना प्यार से बात करेगा आपसे कि मैंने सुना है तुम दुबई जा रहे हो, प्रो ला सकते हो। ठीक है, तो वहां कंपेयर करता है नहीं करता? ये क्यों होता है? क्योंकि मनी मेरा यहाँ चल रहा है, कौन सा रुपीस, वहां का चल रहा है दिरहम चल रहा है। तो इन दैट केस कैन वी कंपेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड्स? नहीं कि आईफोन अगर मैंने यहाँ लिया तो कितना लगेगा, रुपया प्लस किडनी, वहां क्या लगेगा, कितना दिरहम लगेगा? कैन वी कंपेयर द रिलेटिव प्राइस और नॉट, कि इस देश में इतना सामान इतना रुपया लग रहा है और इस देश में इतना लग रहा है। ठीक है, मेरा एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वो ना पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, ठीक है। तो उसके रिलेट फैमिली वाला तो जाएगा ना एक बार के लिए ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हुआ, वो लोग जब फर्स्ट डे गया ना, तो वो लोग हर चीज का कंपैरिजन कर रहे थे, मतलब एक तो क्या है, डॉलर डॉलर, ठीक है, तो वहां का जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर दैट वाज अराउंड 50 एट दैट टाइम, अभी आई डोंट नो इतना इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, तो जब जाता है तो हर जगह कंपेयर करता है, इसका ऐसे ऐसे करके कितना बोला, $3, अच्छा $3 ठीक है, ₹150, ठीक है, दिमाग में। तो वो लोग, मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो, मतलब हम लोग को बताया नेक्स्ट टाइम कि जब नेक्स्ट टाइम तुम लोग जाएगा कभी बाहर, तो अगर तुम लोग कंट्रोल वो करा ना, कैलकुलेशन कन्वर्जन, तो अगर कन्वर्जन करता रहेगा तो कोई सामान परचेज नहीं कर पाएगा। उससे अच्छा तुम लोग कन्वर्जन ना ही करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि कन्वर्जन किया तो तुमको हर चीज महंगा लगेगा। अगर मान लो तुम लंदन चला गया, ठीक है, जो कि सबका वन ऑफ द अच्छा डेस्टिनेशन होता है ये जाने के लिए, ठीक है, तो इन दैट केस अगर तुम पानी का बॉटल निकालेगा, तो वहां भी वो पानी का बॉटल ₹200, ₹250, ₹300 का होता है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में इफ यू ड्रिंक मिल्क, दैट इज चीपर इन कंपैरिजन टू वाटर एंड ऑल्सो द अदर थिंग दैट यू आर थिंकिंग। मैंने तो बोला नहीं, ठीक है, समझ में आया आपको? तो अगर आप कंपैरिजन करो, तो ये कंपैरिजन जो मैंने किया है यहाँ पे, वो क्या है, रिलेटिव प्राइस आपने निकाला, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको जैसे दिमाग में नहीं रहा, क्या अभी तो समझा दिया आपको मैंने, दुबई का एग्जांपल दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, कई लोग समझ नहीं पाते, ठीक है, उसके लिए ट्रिक, ठीक है, और जो भी बताने वाला है उसको आप लोग मजाक समझिएगा, ठीक है, मन हो तो सीरियसली ले लीजिएगा। रिलेटिव लोग क्या करते हैं, कभी रिलेटिव आता है आपके पास में तो क्या करता है? उसके अलावा कंपैरिजन, कि अभी क्या कर रहे हो, हमारे टाइम में हम लोग ये किए थे, फलाना उसको देखा है उसने ऐसे किया था, क्या करता है, कंपैरिजन बिटवीन टू कमोडिटीज, यू एंड योर सब्सिडरी प्रोडक्ट, है ना, जो भी आर्बिट्री फिगर होगा उस वक्त, ठीक है। मान लो अगर तुम बोलिए गलती से किसी रिलेटिव के सामने कि तुम सीए कर रहे हैं, एग्जाम्पल बाई चांस, या भी तुमने सोचा कि बेटा क्या सोच रहे हो तुम करने का, कुछ तो प्लान करना जरूरी है ना, नहीं तो तुम अपना जीवन में क्या करेगा, ठीक है, आपने क्या बोला, गलती से, गलती बहुत बड़ा गलती, ये मत करना, मैं बता रहा आपको। मैं आप लोग को ऑलमोस्ट, अगर आपको मन है तो जुलाई में वी कैन डू अ कोर्स व्हाट नॉट टू से इन फ्रंट ऑफ देम का कोर्स निकाल सकते हैं तुम बढ़िया से। आप उनको गलती से मैं मत बोलना सीए कर रहा है आप लोग, क्यों? क्योंकि लोग इनसे बोलेगा इतना पढ़ने से तो सीए नहीं बनेगा तुम लोग। मेरा फलाना वो जो चाचा का बेटा का ताऊ जी का माँ का बेसी जो है, वो तो पूरा पूरा दिन किताब के सामने चिपका रहता था, तब जाके, अच्छा ये भी मोटिवेशन नहीं है, चलो ठीक है, अगर हम किताब के सामने चिपक जाएगा तो मेरा सीए निकल जाएगा ना, ना। वो क्या बोलेगा, वो पूरा किताब के सामने चिपक रहा था फिर भी उसका एक अटेम्प्ट में नहीं निकला, तो क्या फायदा? मतलब ये क्या मोटिवेशन हुआ? ठीक है, तो ये क्या हुआ कंपैरिजन? तो ये क्या बोलेगा अपन, इसमें क्या बोला अपन ने, रिलेटिव आपका औकात का कंपैरिजन करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं? तो अगर आप बाई चांस भूल गए यूनिट ऑफ अकाउंट क्या था, वो क्या होगा, रिलेटिव। रिलेटिव तो क्या करता है, आपका औकात चेक करता है, यानी कि प्राइसेस ऑफ द
गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया आपको? ठीक है। अरे वो लोग 12th में है इसलिए बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल देता है। गुड गुड। थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे जाता है तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देता है, फिर तो अनफिल्टर्ड देता है एकदम बढ़िया से। ठीक है, बहुत लेटर तक देता है हम तो, मजा आता है थोड़ा सा। अभी वो अगर तुम लोग रुकता है अभी 12 साढ़े 12 बजे फाउंडेशन का बच्चा लोग आता, ठीक है, वो तो फर्स्ट लेवल हो गया ना। तुरंत बाद वो लोग को पूछना एक बार के लिए क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लोगों को पूछना है एक बार के लिए कैसे पढ़ाया था, तो लोगों को मजा आ जाएगा जीवन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बार्टर सिस्टम में डिफिकल्ट था या नहीं था मुझे बताइए। तुम्हारा वर्थ क्या है हम निकालना पॉसिबल है क्या मेरे लिए, और वाइस वर्सा पॉसिबल है क्या? द आंसर इज व्हाट, नो। तो दोनों में केस में क्या था, डिफरेंट वैल्यूज है और कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं था, तो वो लोग अपना एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन नहीं कर पाता। अब मान लो मैं कद्दू बेचता हूँ, तुम पपीता बेचता है, तो कितना कद्दू इज टू कितना पपीता, वो निकालना बड़ा डिफिकल्ट है ना, बिकॉज देयर इज नो डिनोमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट। क्या पॉइंट है बताइए। स्टोर ऑफ वैल्यू, भैया बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा इशू क्या था कि अगर आप कोई पेरिशेबल गुड्स में डील करते हो, उसको स्टोर करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो एक तो उनका क्या पता पेरिशेबल नेचर का हो पहला बात, या फिर नंबर टू उनको स्टोर करने का स्टोरेज कॉस्ट बहुत हाई है। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ मार्क कर लीजिए एक बार के लिए, बहुत पहले, अभी अभी का टाइम का बात नहीं करें, 2-3 टाइम का बात नहीं करें, 4-5 टाइम पहले ये क्वेश्चन थोड़ा पॉपुलर था कि क्या क्या एडवांटेजेस है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, क्या क्या एडवांटेज है। मेरे हिसाब से ये सवाल पूछा है 19 में शायद, जितना मुझे याद आ रहा है 19 में पूछा था शायद, 19 या 21 वैसे कुछ पूछा था। नंबर वन, भैया मनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आप इसको फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन में मिल जाएगा। इसको जो स्टोर करने का फायदा है, ये आप 1 रुपया तक भी कर सकते हो से लेकर 2000 तक। अच्छा 2000 रुपया जो है वो लीगल टेंडर है या नहीं? लीगल टेंडर है वो अभी भी, वो सर्कुलेशन में बंद कर दिया हो। बात समझ में, मतलब उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। आज अगर आपको 2000 रुपया दे, आप मना कर दोगे क्या नहीं लेंगे? मन से नहीं बोल रहे हैं, ऐसे नॉर्मली पूछ रहे हैं, लेना तो पड़ेगा है ना। बट द थिंग इज कि इट इज अ लीगल टेंडर, बट इट इज मतलब सर्कुलेशन कम करता है धीरे धीरे। क्या पता गवर्नमेंट कैन क्रॉस फीड इट टू बी नॉन लीगल टेंडर, फिर हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, या फिर बोलेगा जो एक्टिव सर्कुलेशन में उतना रखने बोल देगा वो लोग, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आइए। फ्रैक्शन डिनोमिनेशन में अलाउड है क्या? रेंजिंग फ्रॉम व्हाट, रेंजिंग फ्रॉम व्हाट, 1000 से लेकर 2000, इजिली पोर्टेबल है, आप उसको कैरी कर सकता है। अभी के टाइम में तो वॉलेट लेके जाने का भी दरकार नहीं है, आपको फोन में आ जाता है आपका। नेक्स्ट, इट हैज अ मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, और सेविंग्स भी मनी के फॉर्म में करना कंपैरेटिवली आसान। ठीक है, ये 4 पॉइंट कि क्या क्या एडवांटेज रहता है ऑफ मनी। क्या क्या बोला, 4 चीज। नंबर वन, ये आपको फ्रैक्शनली आप उसको डिवाइड कर सकता है। नंबर टू, पोर्टेबल है, आप उसको स्टोर कर सकते हो। नंबर थ्री, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। नंबर फोर, सेविंग। इसका कोई निमोनिक बन सकता है क्या? पी जी एस, जी एस एफ पी, क्या बनेगा बे? सागे फ्रापो, क्या होगा? फ्रापो, फ्रापे होता है ना शायद, फ्रापे होता है ना, तो फ्रापो, फ्रापो जनरल सेविंग से नहीं आएगा, ऐसा कुछ कर सकता है मतलब, पता नहीं। चलो एक बार के लिए लिख लेता है, बहुत गंदा है। फ्रैपो जनरल सेविंग से नहीं आता। फ्रैप फ्रै एफ आर हो गया क्या? फ्रा हो गया ना, फ्रा। फ्रैक्शनल, प्रो से क्या हो गया? पोर्टेबल, फिर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, जनरल से जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सेविंग से सेविंग्स। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इससे फायदा क्या होता है मुझे बताइए आप लोग। आप ट्रांजैक्शंस ऑफ द, क्या, अरे हाथ दुख रहे, जल्दी बोलो। फ्यूचर का भी आप कर सकते हो, तो यू कैन मेक व्हाट, यू कैन फैसिलिटेटेड व्हाट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक, ग्रीन के ऊपर ही ग्रीन करके, ठीक है। यू कैन फैसिलिटेट व्हाट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि सामान आपने परचेज किया, आप पेमेंट फ्यूचर में करोगे, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बात समझ में आया आपको? चलेगा। बार्टर सिस्टम में पॉसिबल था क्या कि भैया आज हम आपसे एप्पल लेके चला जाता है, 7 दिन बाद जो मेरे पास में जो संतरा रखा हुआ है ना वो आपको दे देंगे, लोगे? द आंसर इज व्हाट, नो। समझ में आया आपको? चलेगा। ये हो गया फंक्शंस ऑफ मनी या फिर द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। इजी, खत्म, पहला टॉपिक खत्म। ठीक है। अच्छा, पूरे के पूरे मनी में एक है डेफिनेशंस जो आपने पढ़ लिया, वो खत्म हो गया। दूसरा था फंक्शंस ऑफ मनी और लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम, वो भी आपने कर लिया। तीसरा टॉपिक जो बचा हुआ है वो है मनी सप्लाई एंड चैप्टर ओवर। बोलो, जीवन में और क्या चाहिए आपको? ठीक है।
मनी सप्लाई का मतलब क्या है मुझे बताइए आप लोग। सबसे पहला चीज इसको स्टार मार्क कर लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 98.5% चांसेस है कि यहां से आएगा। ठीक है, 2.5% भैया चांस कहां से है कि आप लोगों को वो ऊपर का पोर्शन को केस स्टडी बना के पूछ सकता है कौन सा फंक्शन ऑफ मनी है, एक्सप्लेन। चल बे, ओ दीदी, समझ में आया? ठीक है, मनी सप्लाई का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई? बताओ, एनीबॉडी? भैया पैसा कितना है बाजार में, आज के डेट में अगर हम बात करें, आज के तारीख में अगर हम बात करें, कितना पैसा है बाजार में, उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो उसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, बाजार में कितना, क्योंकि इसके हिसाब से जानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को और करेंसी प्रिंट करना चाहिए क्या, या ज्यादा करेंसी अगर बाजार में हो गया तो उसको कैसे निकाले ऊपर से, बिकॉज टू मच ऑफ मनी इज ऑल्सो बैड ना। यू नो हाउ इन्फ्लेशन राइजेस? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, कोई सामान का प्राइस बढ़ गया। आज मान लो 1 केजी चावल है, तुम्हारे पास भी 50 रुपए, तुम्हारे पास भी 50 रुपए है। ठीक है, तो तुम्हारा मैक्सिमम प्राइस कितना होगा 1 केजी चावल का? 50 रुपए। इमेजिन अगर करेंसी फ्लो हुआ, तुम्हारे पास भी 100 रुपए आ गया, तुम्हारे पास भी 100 रुपए आ गया, देन इन दैट केस व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द राइस? 100। वही सेम राइस जो पहले आपको 50 में मिल रहा था, अभी कितना में मिल रहा है? सो इट्स नथिंग बट व्हाट, इन्फ्लेशन। तो टू मच ऑफ करेंसी फ्लो इन द मार्केट। अभी क्या है, आरबीआई के पास तो कोई रोक है नहीं, उसको तो करेंसी प्रिंट करना है ना, तो कितना करेंसी प्रिंट कर दो। पर प्रॉब्लम क्या होगा उससे? हाइपर इन्फ्लेशन भी है, जैसे जिम्बाब्वे इज एन प्राइम एग्जांपल कि जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था, क्योंकि इतना करेंसी प्रिंट हो गया था। और जर्मनी में भी आपने सुना ही होगा कि भैया इतना करेंसी प्रिंट हो गया था कि इन दैट केस एक ब्रेड लाने के लिए भी एक बस्ता आपको क्या लेके जाना पड़ता था। ठीक है, इनफैक्ट आपको पता है बिलियनर का बिलियन का भी नोट आया था टू बाय एसेंशियल गुड्स, जैसे चावल वगैरह के लिए $1 बिलियन नोट्स देना पड़ रहा था, बिकॉज हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। ज्यादा करेंसी भी प्रिंट करना सही नहीं है, और कभी कभार करेंसी बिल्कुल भी प्रिंट नहीं करोगे तब भी दिक्कत है, क्योंकि लोग बाग अगर स्पेंड नहीं करेगा तो मनी सर्कुलेशन नहीं होगा। मनी सर्कुलेशन नहीं होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज लोग बाग खरीदेगा नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज लोग बाग खरीदा नहीं तो देश का जीडीपी, देश का नेशनल इनकम। तो एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। मेरे को जानना पड़ेगा ना कि अभी के पोजीशन में आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, ज्यादा कम, उसके बेसिस में कैन आई गिव यू एन एक्शनेबल प्लान और नॉट? द आंसर इज व्हाट, यस। सिमिलरली देश में कितना पैसा का सप्लाई है, पैसा कितना है आज के दिन में, उसे हम बोलते हैं मनी। कौन सा मनी? मनी सप्लाई। इसमें आप ये दिमाग से निकाल दो, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, ब्लू मनी, सब इसमें ही है। ठीक है, जो भी मनी हेल्ड बाय द पब्लिक है, मनी हेल्ड बाय द, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने आपको, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट, मनी सप्लाई। दिमाग में क्वेश्चन मेरा दो आ रहा है। पहला बात, पब्लिक मतलब कौन? पहला क्वेश्चन, क्योंकि बोला क्या इसमें, दो पॉइंट बोला क्या, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, दूसरा क्या बोला, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा, आप मुझे बताइए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? थपड़ा दे, ये देगा टेस्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बोला है, तो ये क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट तो क्लियर हो गया। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, पब्लिक कौन होगा? एक तो आम नागरिक हो गया आप लोग, वो तो आएगा इसके अंदर, उसके अलावा और कौन आएगा? देखो यहाँ पे, इन इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, वर्ड क्या लिखा हुआ है? ओनली। ठीक है, द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर, जो पैसा का इस्तेमाल करता है। आप लोग पैसा का इस्तेमाल करता है नहीं करता? ये आप लोग पैसा बनाता है, इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल इस्तेमाल तो आप लोग तो आएगा ही, यानी कि इंडिविजुअल्स हो गया, हम लोग जैसा लोग। दूसरा क्या, बिजनेस वाला लोग भी पैसा का यूज करता है नहीं करता है? पैसा लेता है इसको देता है, पैसा लेता है इसको देता है, वो लोग भी यूज करता है। तो बिजनेस फर्म्स को भी हम लोग किसका पार्ट बना रहा है? पब्लिक का। मतलब पब्लिक मतलब दो चीज, एक होता है इंडिविजुअल्स और एक होता है, तो भैया इसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा? एक तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पैसा का इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट आई पैसा, पैसा बना तो पैसा बनेगा, तो वो लोग पब्लिक का पार्ट नहीं है। भैया जो टैक्सेस मिलता है, तुमको पता है कि कहाँ इस्तेमाल कर रहा है? क्या पता वो लोग वापस से आरबीआई को भी पैसा देते, पॉसिबिलिटी है या नहीं है? उनका मर्जी है ना, वो लोग कंजम्पशन कर रहा है क्या, दिख रहा है क्या आपको बाहर? द आंसर इज व्हाट, नो। तो गवर्नमेंट को अपन पब्लिक का पार्ट नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट को अपन पब्लिक का पोर्शन नहीं मानेंगे। एंड जो बैंकिंग सिस्टम
अभी जैसे मेरे पास कमर्शियल बैंक है, मेरे पास करेंसी पड़ा हुआ है, ठीक है? अभी तक मैंने बाजार में दिया नहीं है किसी को लोन, प्रिंट होके आरबीआई ने मुझे दे दिया। आपको पता है ना आरबीआई से हम पैसा ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो पैसा मेरे पास आ गया है, ठीक है? क्या मैंने तुम्हें लोन दिया अभी तक? नहीं दिए। तुम्हारा पैसा क्या मेरे पास आया क्या? नहीं। वो पैसा मेरे पास रखा हुआ है। क्या ये पब्लिक का पैसा है? बोलो, क्या इसे यूज किया अभी तक आपने? वो प्रिंट होके ताजा ताजा गरम गरम नोट मेरे पास आ गया है। इज इट बीइंग यूज्ड बाय द पब्लिक? इज इट द पब्लिक्स मनी? देन इन दैट केस वो पैसा जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास में इस फॉर्म में है, वो भी मनी ऑफ द पब्लिक नहीं है। हाँ, बैंक के पास पैसा है, मैंने आपको लोन दिया, लोन का पैसा आपके पास आया क्या? देन इन दैट केस क्या वो मनी सप्लाई का पार्ट बना? द आंसर इज व्हाट? यस। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम एज कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इन द एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ मनी। बात समझ में आया आपको? यानी कि वो पैसा जो बाजार में घूमता रहता है, जो बाजार में विदाउट अ प्रॉब्लम आप उसको सर्कुलेट कर रहे हो, उसको ही केवल हम लोग क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई का पार्ट बोलते हैं। यानी कि वो पैसा जो पब्लिक के पास है, पब्लिक मतलब दो चीज, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स। कौन इस पे इंक्लूड नहीं होगा? पहला गवर्नमेंट, दूसरा बैंक। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल बढ़िया से? कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ बताइए यहां तक? नहीं है? इजी लग रहा है बिल्कुल? अब इसके दो सवाल आते हैं। आप सबसे ज्यादा बच्चा जो है ना कंफ्यूज होता है इस वाले क्वेश्चन में। एक है कॉम्पोनेंट्स, एक क्या लिखा हुआ है? कॉम्पोनेंट्स। और पीछे लिखा हुआ है आपका मेजर्स। और बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी दो पॉइंट में होता है, एक है कॉम्पोनेंट्स, एक होता है मेजर्स। भैया सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा है? देख के क्या लगता है? मेजर्स पूछा होगा या कॉम्पोनेंट्स पूछा होगा? कॉम्पोनेंट ज्यादा पूछा आपको, इवन दो मेजर्स डिफिकल्ट लगता है लिखने में, बट कॉम्पोनेंट ज्यादा पूछा है आपसे। ठीक है सर। तो मनी में, मनी सप्लाई में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स रहेंगे, क्या क्या मिलकर मनी सप्लाई बनता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? करेंसी विद द पब्लिक, ये तो आपने पढ़ा ही था अभी अभी। पब्लिक म्हणजे सर पेपर नोट्स कॉइन्स जो अपने पास में रहता है। अभी लीगल टेंडर मनी सुना था आपने? ठीक है ना? उसी को अपन एक और नाम बोल सकते हैं, वो है फिएट मनी। ठीक है, फिएट का मतलब होता है वो मनी जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर में है टू एक्ट एज मनी। वो तो अल्टीमेटली क्या हो गया? लीगल टेंडर मनी हो गया। तो लीगल टेंडर मनी को अपन फिएट मनी भी, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ लीगल टेंडर मनी। यानी कि पब्लिक के पास में जो पैसा है, करेंसी नोट है, जो कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी के टाइम में यही मार्केट में चलेगा, क्योंकि 500 रुपए का नोट तो ये भी है और 500 रुपया नोट इसके पहले भी था। दोनों में डिफरेंस क्या है? गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये चल रहा है अभी, इसको चला सकते हो आप लोग। ये किसका पार्ट होगा? मनी सप्लाई का। इसके पहले का नोट जो है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। बात समझ में आ गया? वो अभी कमोडिटी के डेफिनेशन में आ चुका है। ठीक है, आप उसको अगर कागज ट्रीट कर लो, यानी कि गुड्स की तरह ट्रीट कर लो आप उसको। ये है मनी, ये है करेंसी। बात समझ में आया आपको? चलेगा, पहला पॉइंट समझ में आ गया, करेंसी विद द पब्लिक। नंबर टू क्या है? सर मेरा पैसा अगर बैंक में है तो भी तो वो पब्लिक का ही पैसा है ना। यूपीआई के लिए जो पैसा आप एक्सपेंड करते हो वो कैसे करते हो? आपका पैसा कहाँ रखा हुआ है? बैंक में। तो डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। तुम्हारा जो 10% कंफ्यूजन था चेहरा से, वो तुम्हारा इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्या लिखा हुआ है देखो। इट रेफर्स टू व्हाट? द डिमांड डिपॉजिट्स और द बैंक मनी ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। यानी मेरा पैसा जो मैंने कमर्शियल बैंक में जमा करके रखा है, वो भी किसका पैसा है? अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा मतलब किसका पार्ट बनेगा? मनी सप्लाई का पार्ट बनेगा। ठीक है, a demand deposit is treated equal to the currency held as it is readily accepted for the means of payment। आज के डेट में आप जाकर 100 रुपया पेमेंट करो बाजार में ऐसे जाकर दुकान वाले को, या फिर आप क्यूआर में स्कैन कर दो, बात बिल्कुल, कोई कुछ बोलता है क्या? The आंसर इज व्हाट? नो, क्योंकि दोनों को अपन इक्वल ही आज के डेट में ट्रीट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया ना? तुम्हारे केस में तो कंफ्यूजन था कि पैसा जो बैंक के पास में वो कैसे होगा, क्योंकि वो पैसा जो मेरा पैसा डाला हुआ है बैंक में, वो तो अल्टीमेटली पब्लिक का ही पैसा है ना, तो वो मनी सप्लाई का पार्ट बनेगा। बट दैट करेंसी विच हैज बीन टेकन बाय द कमर्शियल बैंक फ्रॉम दी आरबीआई, वो पैसे तो अभी तक बाजार में आया ही नहीं, तो वो पैसा जो है कभी भी पब्लिक के पास पहुंचा ही नहीं। दैट विल नेवर फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन था ना हल्का हल्का? ठीक है, पक्की बात है। अब डिमांड डिपॉजिट्स में एक पॉइंट लिखा है, लो देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे, कि डिमांड डिपॉजिट समझ में आ गया। ये अंगुली बना रहा था, बना नहीं, ऐसे रह के रह गया।
ठीक है, ये भी नहीं रहा ऐसे। ठीक है, आइए क्या लिखा हुआ है, देखो देखो पहले, ओनली, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिमांड डिपॉजिट के आगे क्या लिखा हुआ है, ये नेट कहाँ से आ गया, इतना मुश्किल से तो अपन डिमांड डिपॉजिट समझा। ठीक है, अब ये नेट डिमांड डिपॉजिट क्या है, तुम्हारा अकाउंट किसमें है? पैसा नहीं लिखा रहेंगे, पूछो ना, बताना। एचडीएफ और किसी में है? नहीं, तुम्हारा किसी का डबल अकाउंट है, बोलो। आईडीएफसी और एचडीएफसी, बराबर। तुमने क्या किया, एचडीएफसी से 15,000 रुपया निकाला और अपने आईडीएफसी बैंक में डाल, ठीक है, बराबर, समझ में आया? करता ही नहीं करता लोग बात, फ्रॉम वन अकाउंट टू सेकेंड अकाउंट ट्रांसफर करता है नहीं करता है? ओके, आप मुझे बताइए, क्या मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, देश में कितना पैसा है, इसके अकाउंट में आप मुझे बताइए, क्या अब इसके अकाउंट में कितना निकाला था मैंने, 15 यहाँ से निकाला और आईडीएफसी में डाल दिया, इसके पास में क्या 30,000 रुपया है क्या, या 15,000 ही है? बिकॉज अगर मैं टोटल बैंक अकाउंट का लो तो यहाँ भी 15 दिख रहा था मुझे पहले, और यहाँ से 15 यहाँ निकाल दिया आपने तो यहाँ भी 15 दिख रहा है अभी। इज इट 30,000 दैट इज होल्डिंग, इज एक्चुअली होल्डिंग 15,000 ओनली? तो इट इज बेटर ना कि मैं इंटर ब्रांच ट्रांसफर जो हो रहा है आपका खुद का, जो इंटर बैंक ट्रांसफर हो रहा है, उसको इग्नोर कर दूं, बिकॉज उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। मेरा ही एक अकाउंट का पैसा निकाल के अगर मैं दूसरे अकाउंट में डाल दूं तो उससे कुछ बैलेंस में फर्क पड़ेगा क्या, देश में कुछ फर्क पड़ेगा कि भाई देश में करेंसी बढ़ गया, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, या इट इज बेटर दैट आई इग्नोर इट? उसी को इग्नोर करने को बोल रहे हैं ये नेट डिमांड डिपॉजिट्स। वो बोल रहा है ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूड्स व्हाट, इंक्लूड्स व्हाट, और उसको अपन को क्या करना है, ठीक है, बराबर। अब एक बात बताओ, एक वर्ड मैंने क्या बोला आपको, डिमांड डिपॉजिट्स, एक होता है आपका, दोनों में कोई डिफरेंस, किसी को कोई आइडिया? एक है डिमांड डिपॉजिट्स, एक है टर्म डिपॉजिट्स, बोलो, एनीबॉडी? डिमांड डिपॉजिट्स तो आप लोगों को पता ही है, विच इज रीपेबल ऑन डिमांड। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, आपका पैसा जो आपका सेविंग्स अकाउंट में डाला हुआ है, वो क्या एग्जाम्पल हो गया आपका, क्लियर है, क्योंकि इट इज रीपेबल ऑन डिमांड, कभी भी आपको पैसा चाहिए आप निकाल सकते हो एक लिमिट तक। करंट अकाउंट में अगर पैसा डाला तो, अच्छा करंट अकाउंट किसके नाम पे होता है, बिजनेस के नाम पे होता है, पता है ना आप लोगों को। सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल के नाम पे होता है, और करंट अकाउंट किसके नाम पे होता है, बिजनेस के नाम पे। दोनों में ही क्या आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो, द आंसर इज व्हाट, यस, निकाल तो कभी भी सकते हो, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस क्या होगा फिर, वाई इज वन अ सेविंग्स अकाउंट, वन अ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्रेडिट में निकाल सकता, वेरी गुड, और लिमिट नहीं है, बहुत बढ़िया। आप करंट अकाउंट में जितना पैसा ट्रांसफर करना चाहता है आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है ना डे। सेविंग्स अकाउंट में पैसा नहीं कर सकते, इसलिए सेविंग्स अकाउंट में आपको कुछ भी मिले, 3% मिले, 4% मिले, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, बट करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना। यू शुड नो अबाउट इट कि करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको पैसा। और आपने जो अगर 1 लाख रुपया अगर बैंक में डाल के रखा पूरा करंट अकाउंट, उल्टा आपको ऐसा होगा कि 1 लाख थोड़ा घट ही जाएगा, क्योंकि चार्जेस लेगा वो लोग, ठीक है, आपको इंटरेस्ट मिलने वाला कुछ भी नहीं, ठीक है। तो भैया ये टर्म डिपॉजिट्स क्या है फिर, वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया, वेरी गुड, एफडी का नाम सुना है ना, फिक्स डिपॉजिट। इसमें डिफरेंस होता है, एक पर्टिकुलर टर्म के लिए मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, आज मेरे पास 5 लाख रुपया है, मैंने उसकी एफडी बना दी, वो 5 लाख रुपया 5 साल के लिए मैंने एफडी बना दी, क्या वो 5 लाख रुपया मैं अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या, या वो ब्लॉक हो गया? द आंसर इज व्हाट, यस सर। क्या ये पैसा जो 5 लाख रुपया है ये मेरा एक्टिव सर्कुलेशन में आया क्या? द आंसर इज व्हाट, नो। तो मेरे तरफ से तो भैया ये मनी सप्लाई का पार्ट से बंद हो गया। हाँ, बैंक के पास कितना रुपया आ गया, 5 लाख रुपया। वो अगर लोन देता है किसी को, मान लो इसको लोन दिया, इसके पास पैसा आया, ये यूज कर रहा है, तो इसके तरफ से क्या मनी सर्कुलेशन का पार्ट हो गया? द आंसर इज व्हाट, यस। बट अगर मान लो 5 लाख रुपया आया था बैंक के पास में, 4 लाख रुपए का मैंने लोन दिया, तो 4 लाख क्या मनी सप्लाई का पार्ट बन गया? यस। और 1 लाख रुपया नहीं बना। अब समझ में आया आपको, बिकॉज आपका पैसा कहीं ना कहीं क्या हो गया है, ब्लॉक। इसलिए टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। बोलो कोई डाउट यहाँ तक, ये वाला पार्ट समझ में आया, टर्म डिपॉजिट्स का मतलब समझ में आया?
टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट, सुना हो ना फिक्स डिपॉजिट? तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड तक आपका पैसा जो है बैंक के पास रहता है, उसके अगेंस्ट आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो ब्याज जब मिलता है आपको, तो क्या दिक्कत आता है? सेविंग्स में आपको पता है कितना मिलता है? 4%, 3.5%। एफडी में कितना मिलता है? अप्रोक्सीमेटली 7.5%, 7% अभी तो मिल रहा है आराम से। ठीक है, दूसरे में स्मॉल बैंक्स में और भी ज्यादा मिलता है, बट इसमें मिल रहा है। कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। एक पे 4% मिल रहा है, एक में 7% मिल रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? 4% वाले में पैसा आप कभी भी निकाल लो, कभी भी डाल दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। एफडी में क्या होता है? एक पैसा तक आपका ब्लॉक होता है। मान लो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो 5 साल तक आपका पैसा क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। अब जब मेरा 5 साल तक ब्लॉक हो गया पैसा, तो आप मुझे बताइए क्या वो मनी सप्लाई का मतलब क्या था? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ यानी कि मनी इन सर्कुलेशन है। वो पैसा अगर मैंने बैंक वाले को दे दिया फॉर हाउ मेनी इयर्स? 5 साल। तो क्या वो मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया क्या? क्या वो अभी सर्कुलेशन में काम आएगा वो पैसा, जो मैंने बैंक को 5 साल के लिए दे दिया है? द आंसर इज व्हाट? नो। तो इसीलिए वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। एग्जैक्टली अब यही वाला पॉइंट को मैं आगे रेस किया कि ये तो मनी सप्लाई का पार्ट से, तूने मेरे पास, मैं बैंक, आपने मुझे 5 लाख रुपए दिया, तुम्हारी तरफ से मनी सप्लाई बंद हो, यहाँ से क्लोज हो गई। बैंक वाला ने ये मेरे पास आया, ये बोला कि भैया मेरे को ना 3 लाख रुपए का लोन चाहिए। सॉरी भैया, मेरे को 3 लाख। ठीक है, तो कितना तुमने कितना जमा किया था? 5। उसमें से मैंने कितना दे दिया इसको? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए इसके पास आ गया, और ये जो यूज कर रही है, बिजनेस के लिए यूज कर रही है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रही है, जो भी पर्पस है, वो मनी सप्लाई का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि वो सर्कुलेशन में आ चुका है। बट ये जो 2 लाख रुपए मेरे पास अभी पड़ा रहा, वो बैंक के पास में, वो किसी का पार्ट नहीं है, तो वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है लोग, क्लियरली यहाँ पे क्या लिखा है लोग? टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड। भैया जो तुमने टर्म डिपॉजिट किया ना मेरे पास में, वो इंक्लूड नहीं होगा। उसके आगे मैंने लोन वगैरह दिया, वो इंक्लूड होगा, वो तो जनरल हो गया ना, वो तो मनी हेल्ड बाय द पब्लिक हो गया। बात समझ में आया? वो तो आता ही है, बट जो टर्म डिपॉजिट आपने मेरे पास में किया, वो इंक्लूड नहीं होता। यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स आर डैश आर इंक्लूडेड एंड टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो इसको अपन इंक्लूड करते हैं, इसको अपन इंक्लूड नहीं करते। बात समझ में आया? थोड़े एक्सेप्शन भी है, थोड़े एक्सेप्शन है। आगे जाके आप लोग अभी मेजर्स पढ़ोगे ना, वहां मेजर में एक्सेप्शन भी है कि कुछ कुछ सिचुएशंस में एफडी डाल देते हैं। आई टेल यू द लॉजिक, एक मिनट देना, बता रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक क्या है आज की डेट में डालने का? मेरे हिसाब से, मैं आज की डेट में अगर आपको बोलूं, तो मेरे हिसाब से तो भैया एफडी को इंक्लूड आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सुनो, एक होता है फिक्स्ड एफडी, जहां आपका पैसा जो है आपने निकाला और डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, खत्म कहानी। जो ट्रेडिशनल एफडी होता है। आज की डेट में आता है एक स्विफ्ट एफडी बोल के, अगर आपको पता होगा, वो आपके सेविंग्स अकाउंट को ही ना एफडी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेविंग्स में जो आपका पैसा है, उसको बोला कभी बैंक वाले के पास जाओगे ना, मान लो आपका अकाउंट में 1 लाख रुपए है, बट यू आर अफ्रेड कि अब 1 लाख रुपए को ब्लॉक नहीं कर सकता है, क्या पता आपको कभी रिक्वायरमेंट हो जाए आपका। ठीक है, जैसे मेरा एक वन ऑफ माय क्लाइंट्स इज देयर। ठीक है, सो शी हैज से 5 to 6 लाख रुपीज इन हर अकाउंट। ठीक है, तो वो ना सिर्फ एफडी करा के रखा, मतलब शी हैज कन्वर्टेड इनटू एन एफडी। ठीक है, जितना बार भी अगर मान लो शी टेक्स अ स्मॉल सिगरेट ब्रेक आल्सो ना, तो हमको क्या बोलते हैं पता है? एफडी तोड़वा के सिगरेट खरीदे, एफडी तोड़वा के ये सिगरेट खरीदे, क्योंकि वो लिटरली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना बार भी खर्चा करोगे, आपका एफडी टूटता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आया? एफडी में तो क्या होता था, ट्रेडिशनल एफडी में, कि आपका पैसा ब्लॉक ही हो गया है, अब पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ भी यूज नहीं कर सकता। अगर करोगे, अगर आप एफडी तोड़ोगे, तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, स्विफ्ट एफडी में भी चार्जेस रहता है, नॉर्मल से थोड़ा कम रहता है, बट इसको आप थोड़ा बहुत एक्टिवली पैसा को इस्तेमाल कर सकते हो इन केस ऑफ एनी नेसेसिटी। इंटरेस्ट रेट्स इज ऑलमोस्ट द सेम आज के रेट में, पहले यस देयर वाज अ फ्लक्चुएशन, अभी के टाइम में इट्स ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट सेम दे देता है तुमको इंटरेस्ट रेट्स पे वो लोग, थोड़ा चार्जेस बढ़ा देता है लोग कभी कभी। ठीक है, आप बताओ। हम्म, इसलिए देयर इज एन एक्टिव डिबेट की होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फॉर नाउ टाइम भी यहाँ लिया है टर्म डिपॉजिट, आप नीचे मेजर्स पढ़ोगे ना, मेजर्स में टाइम डिपॉजिट कंसिडर भी किया हुआ है, आगे देखना। चलो, खुद थोड़ा सा कंफ्यूज है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऋषभ का सवाल आया था कि भैया ये ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में सब टाइप का मनी सप्लाई आ जाएगा। आपने एक अकाउंट से पैसा निकाला और दूसरे अकाउंट में डाल दिया,
मनी सप्लाई में कुछ अफेक्ट आया क्या? आपने एक अकाउंट से रुपया निकाला और इधर डाल दिया। इस एग्जांपल में एचडीएफसी से मैंने पैसा निकाला और कहाँ डाल दिया मैंने? आईडीएफसी में। भाई मनी सप्लाई में कुछ फर्क पड़ा क्या? वो पैसा वहीं का वहीं है। क्या क्वांटम ऑफ मनी हैज इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड? द आंसर इज व्हाट? नो। तो इन ट्रांजैक्शन को अगर कंसिडर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स, वेयर वी कंसिडर इंटर बैंक ट्रांसफर्स आल्सो। तो वो कौन सा होगा? ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स। और जब हम उसको कंसिडर नहीं करते, किसको? ये इंटर बैंक ट्रांसफर को, तो उसे हम बोलते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट्स। और हम लोग जब मनी सप्लाई कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग किसको कंसिडर करते हैं? खाली नेट डिमांड डिपॉजिट्स। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल बढ़िया से यहाँ तक? कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, टफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आई वांट क्लैरिटी इन इट। बोलो। क्योंकि दो, इधर में मेरा पैसा निकला, इसके एचडीएफसी अकाउंट में रुपया है 15,000 रुपया या 20,000 रुपया, उसमें से 5,000 रुपया निकाल के आईडीएफसी में डाल दिया अपना। तो पैसा तो अभी भी कितना है इसका? इसका अकाउंट से यहाँ कितना हो गया? मान लो 15,000 इसका बैलेंस था, तो 5,000 रुपया कम हो गया, यानी इधर कितना बैलेंस आ गया? 10। और इधर कितना आ गया? 0 था यहाँ पे, कितना आ गया? 5। तो अभी भी बैलेंस कितना है? 15 ही है। पहले भी कितना था? 15। इससे कुछ फर्क तो पड़ रहा है नहीं। तो ये लोग बोलता है इग्नोर ही कर दो फिर, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन को इग्नोर ही कर दो आप लोग, क्या फायदा? इससे ना कोई मनी सप्लाई बढ़ रहा है ना कोई कम हो रहा है। समझ में आया? इजी। किसमें? यस, यस, ऑब्वियसली दैट इज नॉट गिवन डायरेक्टली बट इट इज इम्प्लाइड कि हाँ, पर स्थल, हाँ मेनली। और कभी कभी क्या होता है आपको पता होना चाहिए ना, बैंक भी दूसरे को ट्रांसफर करता है, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। वन बैंक डिपॉजिट हैज ट्रांसफर टू दी अदर, उससे भी कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली उसको वापस रीपे करना ही पड़ रहा है। ठीक है। हाँ, बट अगर वो एक्टिवली इंटरेस्ट का पार्ट बनेगा तो डेफिनेटली आएगा मनी सप्लाई का पार्ट। ओनली दिस इज नॉट कंसिडर। चलेगा? आगे बढ़ सकता है। एंड वी मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ मनी, जो कि है मेजर्स। थोड़ा सा आई विल से कि इसमें थोड़ा सा रटना पड़ता है आपको हल्का हल्का, क्योंकि इसमें कंटेंट ही वैसा है। ठीक है। मेजर करने का, मनी सप्लाई को मेजर करने का, जो मैं मेजर का बात कर रहा हूँ किसका है? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने का 4 तरीका है। इनफैक्ट अगर आपको बताओ, ये पुराना हो गया। ठीक है, इसका नया सिस्टम भी आ गया। ठीक है, वो भी पुराना हो गया। मतलब समझ लो कितना पुराना है अभी ये। ठीक है, जो नया है वो भी पुराना हो गया, तो समझ लो कितना पुराना है ये। ठीक है, ये मतलब PS2 टाइप का हो गया ये वाला। ठीक है। 4 तरीका आपको दिया हुआ है मनी सप्लाई मेजर करने का। M1, M2, M3, M4। ठीक है, बेस्ड ऑन लिक्विडिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब कितना कवर्ड है उसके हिसाब से ये 4 चीज कवर्ड है। ठीक है, कितना कवरेज है, मतलब कितना कुछ उसमें कवर करके रखा, कितना ठूस के रखा है उसके अंदर, उसके हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, M1, M2, M3, M4। M1 सबसे फास्ट, सबसे क्विक तरीके से जो आदमी के पास पैसा आ सकता है, सबसे क्विक तरीके से उसको किस में डाला अपन ने? M1। easiest form to make a payment। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। मेरे पास अगर पैसा है, सबसे क्विक फॉर्म है या नहीं है? द आंसर इज व्हाट? यस। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? डिमांड डिपॉजिट। ये भी इजी है या नहीं है? आज आप अभी के टाइम में 100 रुपया दिया, क्यूआर से स्कैन किया, एनईएफटी कर दिया, फटाफट होगा या नहीं होगा मुझे बताइए आप लोग। दी आंसर इज व्हाट? यस। ठीक है, ये यूपीआई को आईएमपीएस बोलता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आईएमपीएस बोलते हैं। आपने एनईएफटी सुना होगा, आरटीजीएस सुना होगा आपने, वैसे जो आपने यूपीआई करता है ना उसको आईएमपीएस बोलता है। आईएमपीएस इज द आर्किटेक्चर बिहाइंड यूपीआई। ठीक है, मतलब आई मे नॉट से कि वो सिस्टम का नहीं बात कर रहे हैं, वो प्रोसेस का बात कर रहे हैं, पेमेंट वाला बैंक का। ठीक है, चलेगा? इसलिए आपका आधार और नंबर से लिंक्ड है। ठीक है। क्या बोला मैंने? करेंसी विद द पब्लिक, मतलब फास्टेस्ट सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी कौन सा है? नंबर 1 जो आपके पास में कैश है। नंबर 2 डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। और कभी कभी जो है आरबीआई अपने तरफ से जो है आपको असिस्टेंस देता है। जैसे वर्ल्ड बैंक से कोई पैसा आ गया, आपने सुना होगा ना, जब अपन लोग ऑपरेशन सिंदूर करा था तो आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को पैसा मिला था। वो पैसा किसको देगा? हमारे लोग गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं करे तो किसके पास आएगा? बैंक के पास में। बैंक आपको दे सकता है, नहीं दे सकता, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड ऑल। तो ये भी एक लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है ना। तो अदर डिपॉजिट्स, ये किसमें आ रहा है? अदर डिपॉजिट्स फ्रॉम दी आरबीआई। तो M1 में 3 चीज आता है, क्या क्या आता है? करेंसी विद द पब्लिक, नंबर 2 डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक, एंड नंबर 3 अदर डिपॉजिट्स ऑफ द आरबीआई। इजी, मतलब ये सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। फास्टेस्ट वे टू कन्वर्ट इनटू कैश इज व्हाट?
M1 क्या क्या आएगा? 3 चीज बताइए, वापस बताइए। Currency with the public, number 2 demand deposits of the commercial bank, and number 3 other deposits of the with the RBI। इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है ना, गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, कोई पैसा इंडियन गवर्नमेंट का बाहर पड़ा हुआ है वो अपने को मिल गया, वो सारे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट M2। M2 में क्या होगा? M1 क्या है? सबसे लिक्विड, सबसे इजी। M2 स्लाइटली इलिक्विड, स्लाइटली। इसमें क्या क्या रहा है देखो, M1 तो आ ही रहा है, मतलब करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स फ्रॉम द आरबीआई तो आ ही रहा है। उसके साथ में क्या आ रहा है? सेविंग्स डिपॉजिट विद द पोस्ट। आपको पता है पोस्ट ऑफिस अकाउंट में भी, पोस्ट ऑफिस में जाके भी आप सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपको पता नहीं था तो बता देते हैं। तो भैया पोस्ट ऑफिस में जाके क्यों खोलेंगे सेविंग्स अकाउंट? उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई मिलता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल कमर्शियल बैंक। तो भैया इसको भी ऊपर ही डाल देते हैं ना, सेविंग्स अकाउंट तो सेविंग्स अकाउंट होता है, डिमांड डिपॉजिट्स तो डिमांड डिपॉजिट्स होता है, इसको भी M1 में डाल देते हैं। अब मान लो मुझे किसी को पेमेंट करना है, क्या मैं यूपीआई कर सकता हूँ? क्या मैं चेक दे सकता हूँ? ये फैसिलिटी आपको सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलता है। मतलब आपको जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस, वहां पे स्लिप भरना पड़ेगा, एक लिमिट तक पैसा निकाल सकते हो आप लोग। ये कंपैरिजन टू M1 थोड़ा सा इलिक्विड है नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है या नहीं है? द आंसर इज व्हाट? यस। फटाफट में कैश में कन्वर्ट, फटक से मैं पेमेंट में यूज नहीं कर सकता। आई कैन यूज टू मेक इट, आई कैन यूज इट फॉर द पेमेंट्स, बट ये कंपैरिजन टू द अदर्स जो अपन ऊपर 3 पढ़ा, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा स्लो है। आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां स्लिप भरना पड़ेगा, उन बेस्ड ऑन द लिमिट आपको पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा। इसलिए किसमें आया? M2। फिर तीसरा क्या है बताइए? M3। उसमें नीचे लिखा हुआ है देखो, सेविंग्स डिपॉजिट एट द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इज नॉट विड्रॉएबल बाय चेक। चेक से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। M3 में क्या आएगा मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, M3 में आएगा, M1 तो आएगा ही, M3 में क्या आया? M1 तो आ गया आपका, प्लस क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेट। क्या लिखा हुआ है? नेट। देख रहे हैं ऊपर में क्या बोला है लोग? टाइम डिपॉजिट्स को अपन इंक्लूड, टर्म डिपॉजिट्स को अपन इंक्लूड। यहाँ पे क्या किया है लोग? बोलता है जितना भी डिपॉजिट्स बैंक में किया है। अरे पहले तो डिमांड डिपॉजिट्स बोले थे ना, नहीं डिमांड डिपॉजिट्स भी ले लो, साथ में टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स को भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पैसा तो पैसा है ना, पब्लिक का ही पैसा ले लो। सोच क्या बताया गया, M3 में तो सब कुछ डाल दिए, तो जो ऊपर डाले थे वो तो डालेंगे ही। साथ में जितना भी आपने बैंक में पैसा जमा करके रखा है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट्स हो चाहे वो टर्म डिपॉजिट्स हो, दोनों को ही आप कंसिडर कर लो, क्योंकि मनी सप्लाई का तो पार्ट ये है ही। इंटर बैंक, इधर से एफडी तोड़वा के तो डाला, अकाउंट से इधर डाला, इसलिए नेट। ठीक है, सेम रीजन। ठीक है, अभी अभी बताया मैंने ग्रॉस वाला। रणनीति समझ में आया नहीं बताना, एक बार कंफर्म करना, नहीं तो वापस रिपीट करेंगे। ठीक है, और M4 में क्या आएगा जो बच गया? भैया M3 तो आ ही रहा है, M3 में क्या क्या आ रहा है बताओ, बता ब्रेक कर दो तो। एक तो है करेंसी विद द पब्लिक, दूसरा क्या बोला? डिमांड डिपॉजिट्स, नंबर 3 अदर डिपॉजिट्स, नंबर 4 ये वाला। नहीं नहीं, वो M1 में, M3 में तो आएगा। और क्या क्या है? नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। ठीक है, मतलब कि FD आ गया। प्लस क्या आएगा मुझे बताओ? प्लस क्या आएगा मुझे बताओ? टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, यानी कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट था वो भी आ रहा है, साथ में क्या आप पोस्ट ऑफिस में भी लंबा टाइम डिपॉजिट कर सकता है क्या? द आंसर इज व्हाट? यस। इस तरीके से आप कमर्शियल बैंक में डिमांड डिपॉजिट यानी कि सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, FD भी खोल सकते हो ना। सिमिलरली पोस्ट ऑफिस में भी आप खोल सकते हो, बट पोस्ट ऑफिस में टर्म ड्यूरेशन बहुत लंबा है, अराउंड 5 years तक आपको पैसा होल्ड करना पड़ता है मिनिमम। तो इसमें तो क्या होता है, मिनिमम 1 साल है, 6 महीना भी है, मिनिमम 1 साल है सॉरी, और 5 साल तक आप कर सकते हो, 10 साल तक आप कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, लंबा पीरियड होता है। इसलिए M4 में सब आ गया। एक आ गया आपका पोस्ट ऑफिस में सारा डिपॉजिट्स, इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टोटल डिपॉजिट लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बोला थोड़ा सा रट्टा है इसमें। M1 में बताइए क्या क्या आएगा? करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, नंबर 2 डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, नंबर 3 अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। M2 में क्या आएगा? M1 तो आएगा ही, प्लस सेविंग्स डिपॉजिट कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में। M3 में क्या आएगा? M1 आएगा, प्लस भैया M3 बोला है सारा बैंक की चीजों को ले लो, तो M1 प्लस
नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक। M4 बोलता है भैया सिर्फ बैंक नहीं, पोस्ट ऑफिस को भी ले लो। तो इसमें क्या क्या आया? M3 तो आया ही है, प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, अब एक बार मुझे बताइए आप लोग, ठीक है, एक मिनट, इन चारों में से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा होगा? M1 कोई डाउट है? और सबसे इनलिक्विड क्या होगा? M4। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे वाइडली यूज्ड कौन सा होगा? M3। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बोला मैंने, लिक्विड नहीं बात, कॉम्प्रिहेंसिव मेजरली कवर्ड है। तो मेजरली जब भी हम लोग पैसा का बात करते हैं, आप लोग कॉमन जब आप लोग बात करते हो पैसा का बात जब करते हैं कि आज के डेट में देश में कितना पैसा है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? जो हाथ में मेरे पास पैसा है वो, प्लस जो मेरा बैंक में पैसा है वो। पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट के बारे में बहुत जन को क्या पता, आज पता चला हो कि हाँ पोस्ट ऑफिस में पैसा रख सकता है अपन। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो अबाउट इट। तो कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा है या वाइडली यूज्ड कौन सा है? M3। ठीक है, इसको अपन एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी भी बोलता है, इसको मार्क कर लीजिए, रट्टा मारना पड़ेगा। एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। नॉर्मल में बाजार का, सोसाइटी का पैसा कहाँ पे होता है, वो कौन सा बताता है आपका? M3। ठीक है, स्टार मार्क कर लो। और नैरो सप्लाई कॉन्सेप्ट कौन से है? M1 एंड M2। ठीक है, रीड एग्जाम्पल नंबर 1, नीचे वाला एक्स्ट्रा डिस्कशन पढ़िए एक बार के लिए। टाइम डिपॉजिट में सब आ जाता है, डिमांड भी आ जाता है एंड टर्म भी आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है देखो तो। बोला है डीमोनेटाइजेशन के बाद में लोगों ने अपना ओल्ड करेंसी को कहाँ डाल दिया? अपने बैंक अकाउंट में। क्या उसकी वजह से देश का मनी सप्लाई कम हुआ क्या? ट्रू एंड फॉल्स? नोटबंदी के बाद में कई लोगों ने क्या किया, कैश को निकाला और कहाँ डाल दिया? अपना बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। उसकी वजह से मनी सप्लाई कम हुआ क्या? ये पूछा आपसे। नहीं, क्योंकि मनी सप्लाई में क्या क्या आता है? एक जो करेंसी है विद पब्लिक है वो, और साथ में जो मेरा पैसा बैंक में डाला हुआ है। तो भैया लोगों ने कैश को निकाल के कहाँ डाल दिया? बैंक में। तो उसकी वजह से मनी सप्लाई इफेक्ट होगा क्या? द आंसर इज व्हाट? नो। ठीक है, ऋषभ ने पूछा लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी मतलब होता है जो आप इजीली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश और इक्विवेलेंट, मतलब आप इसको इमीडिएटली पेमेंट के लिए अगर इस्तेमाल कर सके, वेट करना ना पड़े, तो हम उसे बोलते हैं लिक्विड। तो इसलिए करेंसी जो हमारे हाथ में रहता है उसको अपन पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड है। जो पैसा हमारा सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट रहता है वो भी काफी लिक्विड होता है, उसको भी अपन तुरंत पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए दीज आर द मोस्ट लिक्विड। ठीक है, बार्टर सिस्टम पढ़ाना है क्या? हो जाएगा। तो उसके साथ में हमारा चैप्टर ऑफ मनी जो है क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा? इसका जो बैक क्वेश्चन है सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ज्यादा क्वेश्चन होगा भी नहीं, इसका आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, मोस्ट लाइकली टुमारो वी माइट हैव अनदर क्लास। ठीक है, उसमें अगर कोई डाउट रह गया मनी वाले क्वेश्चन में या कुछ रह गया, क्योंकि आज कई लोग बारिश की वजह से नहीं आ पाए ना, क्या करेगा स्कूल जाके? छोड़ो ना, स्कूल नहीं जाता। कौन सा तो मन हो रहा होगा, बारिश आएगा तो कैसे जाएगा? तुम लोग तो फिर भी चला जाएगा, मानते हैं लोग, कैसे जाएगा बेचारा लोग? ये लोग, तुम लोग नहीं जा पाएगा ना बारिश आने से। ठीक है, चलो, बाय बाय। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या बोला? क्लास का रिकॉर्डिंग शेयर कर। हाँ अभी कर। स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है, सो उसमें मेरे को